Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy। प्रीवियस वीडियो में हमने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये देखा था कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करती है। साउंड को एक मीडियम चाहिए टू ट्रैवल। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, मतलब अगर जहाँ पे कहीं भी कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकेगी। और इसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी थी और हमने ये भी एक्टिविटी देखी कि किस तरीके से साउंड चेंज होती है वाइल ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने देखा था कि साउंड जो हम हियर करते हैं, हम हमारे ईयर्स के थ्रू साउंड को हियर करते हैं, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली कि जब हम बोलते हैं हमारा वोकल कॉर्ड होता है जो हमें अलाउ करता है बोलने के लिए। हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है वो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन हियर करने के लिए हमारे ईयर्स होते हैं जो कि साउंड को हियर करेंगे। अब किस तरीके से हमारे ईयर्स डिज़ाइंड है कि वो इस आवाज़ को सुन सके। So here we comes. The shape of the outer part of the ear is like funnel. When sound enters it, it travels down a channel at the end of which there is a thin stretched membrane. So initially क्या होता है, हमारा जो ईयर है वो एक फनल की तरह है। जैसा हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, हमारा ईयर एक फनल की तरह है और जैसे ही ये आगे की तरफ जाता है एक थिन मेम्ब्रेन यहाँ पर आती है। सपोज यहाँ से साउंड एंटर हुई और यहाँ पर ये जो है ये एक थिन मेम्ब्रेन यहाँ पर आती है। फाइनली वहाँ पे जाके साउंड टच होती है। इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। हमारी जो साउंड जाती है वो कहाँ पे जाती है, ईयर ड्रम। ईयर से एंटर हुई, फनल के थ्रू जाई, फनल के थ्रू से जाकर एक थिन मेम्ब्रेन आता है जिसको बोला जाता है ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। अब यहाँ पर एक्चुअल में ईयर ड्रम का क्या काम है हम वो देखेंगे। ईयर ड्रम जो है वो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये आपको यहाँ पर दे रखा है, एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल्स जो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है साउंड वाइब्रेशन के थ्रू आती है। ये पार्टिकल्स, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जैसे ही ईयर ड्रम को जाके टच होंगे, यहाँ पर ये ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद ये ईयर ड्रम ये सेम वाइब्रेशन सेंड करेगा टू द इनर ईयर। यहाँ से ये इनर, यहाँ पर इनर ईयर की तरफ जाएगा हमारा ये वाइब्रेशन। इनर ईयर क्या करते हैं, इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसा कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही डिटेक्ट कर सकता है। इनर ईयर क्या करते हैं, ये जो सिग्नल है, जो वाइब्रेशंस है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फाइनली हमारा ब्रेन इस चीज़ को सुन पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है, राइट। अभी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि कितने सारे प्रोसेस हैं। पहले ये सारे जो पार्टिकल्स है बीच में वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने के बाद ये हमारे ईयर ड्रम तक जाएंगे, ईयर ड्रम से इनर ईयर, फिर इनर ईयर उसको कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो ब्रेन तक पहुँचाएगा सिग्नल को, राइट। ये देखने में इतना बड़ा प्रोसेस है, सुनने में इतना बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अभी ये वीडियो सुन रहे होंगे, ये वीडियो से जो वाइब्रेशंस आ रही है वो इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से वाइब्रेशंस कन्वर्ट हो रही है और आपका ब्रेन इस चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहा है। इस तरीके से हमारा ईयर ड्रम एंड इनर ईयर वर्क करते हैं और फाइनली ये सारे मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, जो हमने बात किया था कि साउंड, अलग अलग साउंड्स होती है, किसी की पिच ज़्यादा होती है, किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब हम ये सारे टर्म्स को समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। हमें ये चीज़ पता है कि वाइब्रेशंस क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मतलब कि लगातार जो ऑब्जेक्ट का आगे और पीछे जो मोशन होता है उसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। हमने इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल 7th स्टैंडर्ड में देखा है, दैट इज़ पेंडुलम। पेंडुलम किस तरीके से जाता है, यहाँ से इस यहाँ पर जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ वापस यहाँ पर आएगा। इस तरीके से पेंडुलम का मोशन होता है और इसी मोशन को बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन।
और इस मोशन को एक और नाम दिया गया है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है कि पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाके वापस आने में कितना टाइम लगता है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो जाके आ रहे हैं, वो हो गए ऑसिलेशन. So the number of oscillation, that is number of to and fro motion, is called the frequency of the oscillation. मतलब कि एक सेकेंड में ये पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार टू एंड फ्रो कर रहा है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. अब कभी कभी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि एक सेकेंड में हो सकता है 4 to 5 टाइम्स वो टू एंड फ्रो करे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सेकेंड में 10 टाइम्स टू एंड फ्रो करे. अगर एक सेकेंड में वो 10 टाइम्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं 10 फ्रीक्वेंसी. उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10, राइट. सो अगर मैं बोलूँ कि एक सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट 15 टाइम्स टू एंड फ्रो कर रहा है, मतलब 15 टाइम्स वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ये 15 क्या हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी. 15 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मेन क्या है? 1 सेकेंड. हम 1 सेकेंड के अंदर देख रहे हैं कि वो कितनी बार टू एंड फ्रो करेगा, और जितनी बार वो टू एंड फ्रो करेगा वो है हमारा फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. यहाँ पर जैसे लेंथ को हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, वेट को हम केजी ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, और उसका सिंबल है HZ. जैसे मीटर का सिंबल है M, जैसे किलोग्राम का सिंबल है kg, वैसे ही हर्ट्ज का सिंबल है HZ. A frequency of 1 hertz is the one oscillation per second. यहाँ पर इस चीज़ को हम समझेंगे. अगर मैं बोलूँ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, यानी 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज इज 1 oscillation per second. If an object oscillate 20 times in 1 second, what would be its frequency? ये आपको आंसर करना है कि अगर मैं बोलूँ 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. ये 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हो गई. तो अब हमें बोल रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स, अगर 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर हमें ये फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. आप इसका आंसर निकालेंगे और आप इसको मैसेज करेंगे. You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factor makes them different? यहाँ पे हमने हर्ट्ज की बात की. हर्ट्ज क्या है कि कितनी टाइम वो वाइब्रेट कर रहा है. एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेट. सो एक सेकेंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करेगा उसे बोला जाता है हर्ट्ज. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हर एक साउंड की क्वालिटी अलग होती है, कोई लाउड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, सो वो क्यों होता है, उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द एम्पलीट्यूड. देयर मस्ट बी, जो साउंड को डिफ्रेंशिएट करता है, एक साउंड को दूसरे साउंड से डिफ्रेंशिएट करता है, वो होता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोप्राइटरीज ऑफ एनी साउंड. सो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे एम्पलीट्यूड का मतलब. एम्पलीट्यूड का मतलब जब एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी ये पार्टिकल हमने थोड़ा धीरे बोला, सो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ जाएगा और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वो पार्टिकल इतना वाइब्रेट हुआ, इतना डिस्टेंस पे वाइब्रेट हुआ. जब हम ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, तो जो ये जो सेम पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, राइट. जब हम और ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो इसका ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा होगा. यानी कि हम एम्पलीट्यूड को किससे डिफाइन करेंगे, किससे मेजर करेंगे? बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एक एक्टिविटी है जहाँ पर हमने एक मेटेलिक टम्बलर लिया है और एंड अ टेबल स्पून,
और हम उस टेबल स्पून से उस टम्बलर को हम पहले स्ट्राइक करेंगे तो धीरे आवाज़ आएगी। उसके बाद वापस से हम उसी टेबल स्पून से बहुत तेज़ उस टम्बलर को बैंग करेंगे तो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, राइट। पर हमें कैसे पता कि वो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है? जैसे हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम धीरे से उस टम्बलर को टच करेंगे तो धीरे आवाज़ आएगी, ज़ोर से टच करेंगे तो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आएगी, राइट। लेकिन इसका वाइब्रेशन से क्या लेना देना? तो उसके लिए एक और एक्टिविटी कहा है कि इसके अंदर पानी डालो और इसके अंदर छोटा सा एक थर्माकोल बॉल डालो। अब वापस एक्टिविटी रिपीट करो। धीरे से स्ट्राइक करोगे तो जो थर्माकोल बॉल है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा। सेकेंड टाइम जब आप उसको बैंग करोगे, मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा तेज़ उस स्पून से उसको मारोगे ग्लास को, तो वो जो थर्माकोल बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब उसी टम्बलर के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा घूमने लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम इस थर्माकोल बॉल को क्या बोल रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है। तो जब कम वाइब्रेशन हुआ तो लाउडनेस भी क्या थी? कम। लेकिन जब ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ तब ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, या मैं कहूँ कि जब ज़्यादा एम्पलीट्यूड था तब और ज़्यादा लाउडनेस हुआ। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज़ द मेजर ऑफ लाउडनेस, कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा लाउड रहेगी साउंड, राइट। सो यहाँ पर हम एक ये येलो बॉक्स दिया है, हम वो देखते हैं। लाउडनेस of a sound is proportional to the square of amplitude of the vibration producing the sound। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहे हैं कि loudness is proportional to the square of amplitude। मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये लाउडनेस उतनी उतनी बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे सिंपल सा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। यहाँ पर ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। मतलब जब भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगी, लेकिन जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड बहुत ही फेबल होगी, राइट। सो यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली डाउट्स पूछ सकते हो। अगेन एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कि कितना वाइब्रेशन, कितना वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस रहेगी। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि लाउडनेस को कौन डिटरमाइन करता है? एम्पलीट्यूड, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। श्रिलनेस मतलब आपने जो घुंघरू की साउंड देखी है, राइट। आप पिच, जब हम कितना तीखा बोल सकते हैं। लाउड तो मतलब क्या हुआ कि कितना ज़्यादा आवाज़ आ रही है। श्रिलनेस का मतलब एक आवाज़ कितनी तीखी है। सो वो कौन डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी एक बार हम वापस देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना वाइब्रेशन हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड को वाइब्रेशन से कुछ नहीं है। एम्पलीट्यूड बस क्या बोलते हैं कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी एम्पलीट्यूड हमें बताएगा लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। If the frequency of a vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो श्रिलनेस भी ज़्यादा होगी और पिच भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उस जो श्रिलनेस होगी दैट वुड बी लोअर। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है जो आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है। अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। आपने ड्रम की साउंड आपको पता होगी। ड्रम की साउंड बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, मतलब श्रिलनेस नहीं है ड्रम की साउंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, राइट। वहीं पे आपने विसल, जो आप सीटी बजाते हो, उसकी आपने साउंड देखी होगी, वो कितनी उसकी साउंड श्रिल है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आप श्रिलनेस की बात करो यू विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, और जब आप लाउडनेस की बात कर रहे हो तब आप बात करते हो एम्पलीट्यूड की। यहाँ पर आपको और भी एग्जाम्पल दिए हैं बर्ड का और लॉयन का। बर्ड की जो हाई पिच्ड है यानी कि बर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है,
हमने देखा है, लेकिन वहीं पे लायन, however the roar of a lion is very loud while the sound of bird is very feeble. ये हम एक बार वापस देखेंगे. A whistle has high frequency and therefore produce a sound of higher pitch. Right? हमने एक ड्रम का एग्जाम्पल देखा और हमने whistle का एग्जाम्पल देखा. A bird make high pitch sound. बर्ड की भी हाई पिच साउंड है. वहीं पे जो लायन है उसकी लो पिच साउंड है. लायन की लो पिच है और हाई एम्पलीट्यूड है. लो पिच की वजह से क्या है, उसकी जो आवाज़ है वो उसमें श्रिलनेस नहीं है, लेकिन उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है. सो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे श्रिलनेस और लाउडनेस का डिफरेंस. लाउड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, श्रिलनेस मतलब कि कितनी सॉफ्ट आवाज़ है, कितनी तीखी आवाज़ है. दैट विल फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. अब ऐसा नहीं है कि हमारे ईयर्स हर टाइप की साउंड को सुन सकते हैं. हमारे ईयर्स कहाँ तक की आवाज़ सुनेंगे, फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. हमारे ईयर्स किस रेंज में आवाज़ सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवाज़ होती है हमारे ईयर्स खाली उतनी ही सुन पाते हैं. उसके ऊपर या नीचे उसके ऊपर या नीचे जो भी आवाज़ होती है, दैट इज़ अगर कोई साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज है तो हमारे ईयर्स नहीं सुन पाएंगे. वहीं दूसरी तरफ अगर साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हमारे ईयर्स उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. नॉइस पोल्यूशन. उससे पहले नॉइज़ एंड म्यूज़िक. सो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है, नॉइज़ एंड म्यूज़िक. नॉइज़ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो भी एक अनप्लीजेंट साउंड होती है, मतलब जो हमारे लिए साउंड सॉफ्ट नहीं है, वो है नॉइज़. और वहीं दूसरी तरफ ऐसी साउंड जिसको हम इंजॉय करते हैं, दैट इज़ म्यूज़िकल साउंड. सो वो होती है हमारे लिए म्यूज़िक. इन शॉर्ट, जो साउंड अनप्लीजेंट होती है वो हो गई नॉइज़, और जो साउंड बहुत ही प्लीजेंट होती है जिसको हम इंजॉय करते हैं वो है म्यूज़िक. नेक्स्ट, नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़, जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में आपने सुना हुआ है, स्टडी किया है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन होता है जो अनवांटेड गैस क्रिएट करता है. वाटर पोल्यूशन मतलब जब वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है. वैसे ही नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है. नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड हो जाती है, उसे कहा जाता है नॉइज़ पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, योर क्लासरूम एक टाइम पे बहुत शांत रहेगी, आपकी टीचर आपको पढ़ाती है, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास के बाहर जाती है सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाती है. उसे हम बोलेंगे नॉइस. लेकिन जो हम बाहर देखते हैं, जो व्हीकल्स होती है इतने ज़्यादा हॉर्न यूज़ करती है, और जो भी आप मशीन्स है, या फिर जब आप दिवाली पे आप जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तब लाउड स्पीकर्स बजते हैं, सो ये सारे नॉइज़ को पोल्यूट करते हैं. इसकी वजह से सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है. जब आप घर में बहुत हाई वॉल्यूम पे टीवी देख रहे हैं, राइट, या फिर किचन में आपके मिक्सर चल रहा है, राइट. सो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है. व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. सारे पोल्यूशन का हमारे बॉडी पे, हम पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, कहीं ना कहीं हार्म होता है. उसी तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन भी हमें हार्म पहुंचाती है. नॉइ लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन. नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. लैक ऑफ स्लीप, ज़्यादा नॉइज़ की वजह से लैक ऑफ स्लीप होगा. हाइपरटेंशन हो सकता है, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ ऑर्डर्स. ये आपने देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा आप नॉइज़ में से आते हो तो आपका थोड़ा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. या फिर अगर आप रात को मूवी देख कर आ रहे हो थिएटर्स में, या फिर आपने कोई मूवी देखी है, तो आप थोड़ी देर के लिए सो नहीं पाते. क्यों? बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई एक पर्सन है जो कंटिन्यूसली लाउड साउंड में रहता है तो उन्हें टेम्पररी या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग भी होता है. जब भी आप ईयरफोन यूज़ करते हो तो आप
आपके फ़ोन में एक वार्निंग आती है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप साउंड तेज़ ना करो, राइट? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली उतने हाई स्पीड में हाई वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए दिस इज़ द एडवाइस, एक लिमिट से ज़्यादा साउंड हमें नहीं सुननी चाहिए। मेजर टू लिमिट द नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ अब उन्होंने बताया है कि क्या क्या मेजर्स है कि आप नॉइज़ पोल्यूशन को लिमिट कर सकते हो। सो टू कंट्रोल द नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज़। सोर्स ऑफ नॉइज़ मतलब कि कहाँ से वो नॉइज़ जनरेट हो रही है, दैट इज़ जो स्पीकर्स हो गए या जो मिक्सर हो गया, जो हॉर्न। आप जब व्हीकल चलाते हो तो ऐसे ही आपको हर जगह पे हॉर्न नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर उस रोड पे 100 सपोज व्हीकल्स है और 100 व्हीकल्स विदाउट एनी रीज़न हॉर्न यूज़ कर रही है, सो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होगा, राइट? सो यहाँ पर कुछ बता रखे हैं कि क्या क्या मेजर्स हैं जिससे आप नॉइज़ पोल्यूशन को लिमिट कर सकते हो। साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन। इंजन्स होते हैं वो बहुत हाई नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस, ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करती है। सो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर हम साइलेंसिंग डिवाइस लगा सकते हैं जिनकी वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएटिंग साउंड है वो थोड़ी कम हो जाए। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेसिडेंशियल एरिया। ये तो हमने कर लिया कि इंडस्ट्रीज या फिर ऑफिसेज में कैसे करें। रेसिडेंशियल एरिया में किस तरीके से नॉइज कम किया जाएगा। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द एरिया। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज और रेसिडेंस मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, तो बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज और रेसिडेंस को एक ही एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को कितना भी करो, इंडस्ट्रीज नॉइज तो क्रिएट करेगी। लेकिन हम उससे कैसे बच सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को बहुत ही दूर जहाँ पे हम रहते हैं उससे बहुत ही दूर लगानी चाहिए ताकि रेसिडेंशियल एरिया में प्रॉब्लम ना हो। नॉइज प्रोड्यूसिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। जैसा कि मैंने कहा, जो आप व्हीकल्स चलाते हैं उसकी हॉर्न की आवाज़ बहुत ही कम होनी चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड along द रोड एंड अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या है, सपोज यहाँ पर एक व्हीकल है और यहाँ पे आपका रेसिडेंट है और बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये व्हीकल अगर हॉर्न यूज़ करेगी तो डायरेक्टली आपके रेसिडेंस में इस हॉर्न की आवाज़ आएगी। सो वहाँ हम इस चीज़ को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रीज ग्रो करके। सो ट्रीज क्या करेगी, इन हॉर्न की आवाज़ को कट कर देगी, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा आवाज़ इन बिल्डिंग्स तक नहीं आ पाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप खाली रूम में हो तो आप थोड़ा धीरे भी अगर कुछ बोलोगे तो वो आवाज़ आपकी गूंजने लगेगी और बहुत ही ज़्यादा लाउडली सुनाई देगी। लेकिन वहीं पे आपके रूम में अगर फर्नीचर आ जाए, आपका बेड आ जाए, आपकी कबर्ड्स आ जाए, तो वहाँ पे वो जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी। इसीलिए ये एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करें ताकि नॉइज़ पोल्यूशन भी कंट्रोल हो। नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ बाकी पोल्यूशंस भी कंट्रोल होंगे, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और ये सब चीज़ें करके हम हमारे हार्मफुल इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर। अब यहाँ पर जितने भी आपके ये बॉक्सेस हैं, आप उन सभी बॉक्सेस को कंप्लीट करेंगे और उनमें जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से पूछेंगे। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 13 साउंड।